जो किसान मांग रहा है ना, उसकी मन की बात तो आप सुनते नहीं, अपनी मन की बात कैसे कहते हैं? किसान क्या कह रहा है? किसान कह रहा है कि मुझे एमएसपी चाहिए और आप कानून उसका बना दो। आप कहते हैं नहीं, हम कानून नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट ट्रेडर है, उनके पास आकर वो उसको एमएसपी से ज्यादा देगा। ये आपका कहना है, ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सभी आपके मंत्री लोग कहते हैं कोई नुकसान होगा ही नहीं किसान को, क्योंकि उसको एमएसपी से ज्यादा मिलेगा। अगर उसको एमएसपी से ज्यादा मिलेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम है? आप कानून में बोल दो एमएसपी के साथ का वो खरीदेगा नहीं, क्योंकि आपका मानना है उसको तो ज्यादा मिलेगा। और ये जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, ये अमेरिका और यूरोप में एक्सपेरिमेंट हो चुका है। और कुछ मैं आपको चौकन्ने आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ अमेरिका से जुड़े हुए, और शायद आपको अमेरिका में 2020, क्योंकि अमेरिका में ओनली 1.5% of the are farming in America, because everything has been corporatized. People own thousands of acres of farmland. Why did this happen? Because people thought that the farming sector will be very progressive and will earn a lot of money, and the farmers will benefit. But let me tell you just one figure. Between 2010 and 2006, that in 2020, American farmers were saddled with a bankruptcy of more than $425 billion. This is corporatization of farming in America and the result of corporatization. In fact, the rate of suicide in rural America is about 45% higher than in urban America. Small farmlands have disappeared. Now, unlike America, here 40 to 60% of our population is involved in agriculture. और उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि कहीं और वो रोजगार कर ले। कोई विकल्प नहीं है। और अगर वो 86% जो किसान है, उनको अपनी जमीन बेचनी पड़े, वो जाएंगे कहाँ? जाएं तो जाएं कहाँ? समझेगा कौन यहाँ? कहाँ जाएंगे? क्या रोजगार देंगे आप उनको? रेट कम कर दो, ये सब कहते हैं ना उद्योगपति, कहते हो। लेकिन किसान जब एमएसपी मांगता है उसको देने को तैयार नहीं। वो तो मिनिमम है। आप किसान को तो आप उद्योगपति तो मैक्सिमम देते हो, वो तो बेचारा मिनिमम मांग रहा है। I'm not yielding, sir. I'm not yielding. He's not yielding. I'm not yielding. No. You please do not. He is not yielding. Do not interrupt. He's not yielding. Please do not interrupt. I'm not yielding. No, allow me to speak, sir. Please get it, sir. Sir. So let me now come to two or three other topics which I just want to touch, because I have only 25 minutes and I'll finish within that time. Sir, the finance minister very well knows that there is a ministry's report, Reserve Bank of India's report of July 2020, because the finance minister has suggested that all the NPAs, and the NPAs are now are snowballing, all the NPAs will be transferred to a new asset reconstruction company. And they will then be managed by an asset management company. And then the scheme seems to be, because the details of the scheme are not with us, but broadly what you say is that the net worth of an NPA will be determined after minusing the provisioning in the bank account. In the
in the accounts of the bank. And that net worth, say that net worth comes to 100 crores. Just give an example. 15% will be paid in cash to the bank. And the balance, 85%, will be a sort of a haircut for the bank. Right? And then security. नमस्कार, जय श्री राम। आज विपक्ष ने हमारे देश की क्या हालत कर रखी है, कितना नालायक विपक्ष है हमारा। आप देखिए, ये जो आंदोलन में किसान बैठे हुए हैं, अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं। इस नालायक विपक्ष ने उनको भड़काया है, तब ये यहां पर बैठे हुए हैं। मतलब इतना नालायक विपक्ष आपने कहीं देखा नहीं होगा। आज देखिए, हमारी हिंदुस्तान की क्रिकेट की टीम 36 रन पे आउट हो गई। कभी सुना आपने? पहली बार ऐसा हो रहा है। क्यों? इन विपक्षियों ने भड़काया। वरना जब विपक्षी लोग नहीं भड़काते थे, तब देखिए वो दौर में युवराज सिंह एक ओवर में 36 रन बना देता था। लेकिन ये जो भ्रम फैला हुआ है, मैं तो अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से कहूंगा कि एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके समझाना चाहिए हॉकी टीम को। हॉकी टीम को क्यों? अरे भाई, वो मोदी जी हैं। अभी देखिए, आंदोलन पंजाब के किसान कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मध्य प्रदेश के किसानों के साथ किया। हाँ, तो ऐसे हॉकी टीम को समझाएंगे और मैसेज क्रिकेट टीम तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये नालायक विपक्ष इसका क्या करे? आपको पता है कि पिछले 15 दिनों में गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए बढ़ गए। कितने? 100 रुपए। कैसे बढ़ गए? इन विपक्षियों ने भड़का भड़का के 100 रुपए बढ़वाए हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं। हम भी हिंदू हैं। आपको गर्व नहीं होता कि हिंदू राष्ट्र बन जाए? बिल्कुल गर्व नहीं होता है, क्योंकि हिंदूइज्म को वो जानते ही नहीं। हिंदुइज्म तो वो हमको सिखाता है कि एक दूसरे के साथ कोई भी जो धर्म है किस तरीके से रहा जाता है। राम ये थोड़े ना सिखाए थे कि तुम सब के साथ अन्याय करते चलना। ये अंग्रेजों के औलाद हैं, ये असली बाबर के औलाद हैं। जिन मुसलमानों को वो हमें दुश्मन बताते हैं, वो मुसलमान हमारे दुश्मन नहीं, हमारे भाई हैं। असली तो ये बाबर के औलाद हैं, औरंगजेब के औलाद हैं। ये रामराज है, क्योंकि कहते हैं हम रामराज। ये रामराज नहीं है, ये असली रावण राज है। ये असुर हैं, ये जनता को खाने वाले लोग हैं। आप जो बातें बोल रहे हैं, आपको देशद्रोही भी सर्टिफिकेट मिल जाए? वो तो बहुत पहले से दे दिए हैं। भाजपा वाले असंवेदनशील लोग हैं। भाजपा जो नैरेटिव तैयार की है कि हमसे अच्छा राष्ट्रवादी पार्टी कोई नहीं है, हमसे अच्छा कोई आदमी नहीं है, हमसे मतलब बेहतर डिसीजन न्याय करने वाला हम हैं, पर वो न्याय नहीं है, वो अन्यायकारी है। वो हमेशा उनका इतिहास है, पुराना इतिहास है। आज जब किसानों को आंदोलन जीवी कहा जा रहा है, परिजीवी कहा जा रहा है, तो यूपी के इस नौजवान से बात करनी भी बनती, जो कि पहले दिन से किसान आंदोलन में है। भाई नमस्कार, राम राम। क्या नाम आपका, कहाँ से? मेरा नाम सोनू यादव है, पर यहाँ मुझे लोग मारुति मानव ही कहते हैं। और फेसबुक पे बहुत सारे लोग मुझे मारुति मानव के ही नाम से जानते हैं। और जो इस आंदोलन को लेके तरह तरह के नैरेटिव फेसबुक पे चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, और जो हमसे दूर बैठे हैं उनके बीच में चल रहा है। और हम किसानों को बैठे यहाँ 80 दिन होने जा रहा है। और जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण पे प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, उसमें किसानों को वो आंदोलन जीवी और परजीवी, दो जीवियों का नाम दिए हैं।
तो हम लोगों को तो ये बात सुन के पहले बहुत हंसी आई कि वो आदमी इतना मतलब उसकी स्मृति इतनी कमज़ोर है कि वो अपने इतिहास को इतना जल्दी भूल गया। इस भारत के सबसे बड़ी कुर्सी पे जिस पे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग बैठे भी थे, जिस पे चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा थे वो भी उस पे बैठे थे, चंद्रशेखर सिंह थे जो प्रधान पड़ गया था और उस आंदोलन को उन्होंने जन आंदोलन बना दिया। तो आज ये किसानों का केवल आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन जन आंदोलन है, इससे जन जुड़ 13 में मैं इनको प्रधानमंत्री बनवाने के लिए मैं हरिद्वार गया। मैं कभी हरिद्वार में इन बातों को नहीं मानता कि गंगा स्नान वगैरह से कुछ होता है, फिर भी मुझे फील हुआ कि कहीं ना कहीं भगवान है, तो मैं हरिद्वार जाऊंगा। और मोदी देश के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं गया, गंगा जल लेके आया और मेरी मुराद पूरी हुई। फिर दोबारा से मैं भगवान को धन्यवाद देने के लिए गया और मतलब इतना मुझे इतना प्यार था इनसे, क्योंकि मुझे लगता था कि हिंदुत्व को बचाएंगे, हिंदुस्तान को बचाएंगे, किसान को, जवान को, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे मैडम जी, ओनली झूठ बोल रहे। जज्बाती हुए और भावनाओं में बह के हम सब लोग जो है अपने ही जो किसान नेता थे चौधरी अजीत सिंह, इनको भी हमने हराया। इनकी सरकार मोदी जी बन गए, लेकिन गन्ना भुगतान 14 दिन में नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि अरे ऊपर तो हमारी, नीचे हमारी, अखिलेश को पहले हराओ। फिर हमने अखिलेश को भी हराया, लेकिन मैडम जी मुझे योगी जी को आए भी 4 साल हो गए हैं, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। Looking for Nikah? NikahForever.com makes it easy for you. Register now on NikahForever.com, India's largest Muslim matrimonial website, and choose Muslim profiles from all over India. Choose Nikah Forever. बीजेपी को मालूम था कि जाटों वेस्ट यूपी जो जाट बहुल वाली इलाका है, तो यहाँ से जाटों को अलग करना पड़ेगा मुसलमानों से, और उन्हें वो किया भी। बनारस के कि ना तो मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया। तो ये जुमलों के सुपरस्टार है मैडम जी। आज भी मैंने बहुत बड़ा पोस्टर है मेरे गांव में, मेरा गांव सबगा है, छपरोली क्षेत्र बागपत में। मैंने आज भी बहुत बड़ा पोस्टर मोदी जी का अपनी दीवार पे लगा के रखा है। एक तरफ सनी देओल जी है, बीच में भारत माता और नरेंद्र मोदी जी है। सन 2013 की बात है, जब वो बीजेपी ने प्लान किया कि भाई मुसलमानों ने जाट मार दिए, हिंदू मार दिए, तो उसमें हम भी नौजवान थे, हमको भी तकलीफ होता था। तो जो भाजपा के एक विधायक थे, एमएलए थे संगीत सोम जी, उन्होंने एक पाकिस्तान की वीडियो थी जो बाद में पता चला सियालकोट पाकिस्तान की वीडियो है, जो भारत में इन्होंने रिलीज किया, मतलब फेसबुक पे, इंटरनेट पे। तो उसमें इन्होंने संगीत डाला, जो संगीत की वजह से भी वो दिल पे अटैक करता था, और की देखते थे कि हमारे नौजवान को पत्थर मार के भीड़ पीट रही है। तो सब ने उसके साथ हमदर्दी महसूस की और सबको जज्बाती हुए और भावनाओं में बह के हम सब लोग जो है अपने ही जो किसान नेता थे चौधरी अजीत सिंह, इनको भी हमने हराया। हमने अपने परिवार के जो मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग जिनके साथ रहे, जिन्होंने किसानों के लिए काम किया, जाति धर्म से उठ करके उन्होंने, हमारी जो राष्ट्रीय लोक दल है चौधरी चरण सिंह थे, उन्होंने जाट, गुज्जर, अहीर, मुसलमान सबको लेके वो काम करते थे। लेकिन क्या किया कि बीजेपी को मालूम था कि जाटों जो वेस्ट यूपी जो जाट बहुल वाली इलाका है, तो यहाँ से जाटों को अलग करना पड़ेगा मुसलमानों से, और उन्हें वो किया भी, और उन लोग उसमें फंसे भी। और मैडम मैं आपको बताऊँ, जब सन 2013 में मोदी जी गुजरात से चले थे, मतलब इनका नाम अनाउंसमेंट नहीं होता, तब इन्होंने राजनाथ सिंह सब पार्टी के वो थे, अध्यक्ष थे, इन्होंने इनका नाम अनाउंसमेंट नहीं किया। तब मोदी जी शायद झारखंड में या छत्तीसगढ़ में गए थे, इन्होंने अपना नकली का लाल किला बुलवा लिया था, ताकि क्योंकि इनका राजनाथ सिंह ने इनको घोषित नहीं किया था इनकी, ताकि प्रेशर पड़े राजनाथ सिंह पे कि मुझे पीएम बना दो। इन्होंने नकली का लाल किले का एक रूपरेखा बनाई, उसके सामने उन्होंने अपना स्पीच दिया। फिर राजनाथ सिंह ने उसके 1-2 दिन बाद में इनको पीएम का नाम अनाउंसमेंट किया। फिर इन्होंने इनकी सबसे पहली रैली रेवाड़ी में हुई थी, नाम अनाउंसमेंट करने के बाद सन 2013 में। फिर इनकी दूसरी रैली हुई थी यहाँ पे दिल्ली में, रिठाला रोहिणी में शायद हुई थी, रोहिणी शायद रिठाला में हुई थी। मैं भी वहाँ पे रात के 1 बजे पहुँचा था। इनकी दीवानगी इतनी ज़्यादा थी।
और आपको पता है जुमलों के बहुत बड़े हैं कि वहाँ पे उस टाइम नवजोत सिंह सिद्धू तब इसमें कांग्रेस पार्टी में थे, तो उन्होंने कहा था, मुझे आज भी याद है सिद्धू ने, कि जो मनमोहन सिंह जी कि ना तो सरदार है ना सरदार है। मोदी जी कहते हैं देखो अब तो इंद्रदेव की भी आप पे रहम हो गया, बारिश हो गई। मतलब ये जुमले छोड़ देते हैं, जैसे जैसे जो बोलते हैं कि जब गंगा में बनारस गए कि ना तो मुझे किसी ने भेजा है ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया। तो ये जुमलों के सुपरस्टार है। जैसे अब इन्होंने एक नारा बनाया, जय भाजपा तय भाजपा। ये क्या बदल गया? अब आप पहले इतने बड़े फैन थे कि आप यहाँ से बाकायदा सफ़र करके गए इतना दूर, फिर अब क्या बदल? मैडम जी बात यह है कि देखो इन्होंने कहा कि हम किसानों का भुगतान, मुझे आज भी याद है मेरठ की भी जब शंखनाद रैली थी, मैं भी उसमें गया था सन 2014 में जब मोदी जी ने रैली की, जब शंखनाद रैली थी मेरठ, मैं उसमें गया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे गन्ना किसानों को भुगतान नहीं मिलता, हमारे गुजरात में तो नगद पेमेंट होता है। तो उन्होंने कहा कि हमारी जब सरकार आ जाएगी 14 दिन में हम भुगतान करेंगे। तो इनकी सरकार मोदी जी बन गई, लेकिन गन्ना भुगतान 14 दिन में नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि अरे ऊपर तो हमारी, नीचे हमारी, अखिलेश को पहले हराओ। फिर हमने अखिलेश को भी हराया, लेकिन मैडम जी मुझे योगी जी को आए भी 4 साल हो गए हैं, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। और मैडम जी यहाँ तक कि गन्ने पे पर्ची पे जो है ना अब की बार मूल्य भी नहीं है। ये नहीं पता कि ये शायद 280 भी दे सकते हैं, 285 भी। मतलब ये ऐसी सरकार है। आप ऐसे हैं जिनका दिल बदला है, मन बदला है, और भी बहुत से। नहीं मैडम जी देखो कहीं ना कहीं मुझे 1% आज भी उम्मीद है कि मोदी जी कहीं ना कहीं सुधर सकते हैं। क्योंकि देखो मैं मानता हूँ कि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अंबानी से और अडानी से पैसा लिया है। और मैडम जी आपको पता है जिससे कोई पैसा लेता है एक दिन वो वापस तो लेता ही है ना। तो इतना पैसा 14 में इन्होंने अंबानी से पैसा लिया, 19 में पैसा लिया, अब इनको देना तो पड़ेगा ना। तो उनके पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, तो किसानों की ज़मीन सौंपना चाहते हैं। तो मैडम जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है जैसे हमारे प्रधानमंत्री है, कहीं ना कहीं वो अभी भी जो है दबाव में है, क्योंकि पैसा लिया है। तो मेरा भी विश्वास है। तो इसलिए मैडम जी आज भी मैंने बहुत बड़ा पोस्टर है मेरे गांव में, मेरा गांव सबगा है, छपरोली क्षेत्र बागपत में। मैंने आज भी बहुत बड़ा पोस्टर मोदी जी का अपनी दीवार पे लगा के रखा है। एक तरफ सनी देओल जी है, बीच में भारत माता और नरेंद्र मोदी जी है। कहीं ना कहीं आज भी 1% आशा है। मैडम जी मैं बताऊं 13 में मैं इनको प्रधानमंत्री बनवाने के लिए मैं हरिद्वार गया। मैं कभी हरिद्वार मैं इन बातों को नहीं मानता कि गंगा स्नान वगैरह से कुछ होता है, फिर भी मुझे फील हुआ कि कहीं ना कहीं भगवान है, तो मैं हरिद्वार जाऊंगा। और नरेंद्र मोदी देश के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं गया, गंगा जल लेके आया और मेरी वो मुराद पूरी हुई। फिर दोबारा से मैं भगवान को धन्यवाद देने के लिए गया। और मतलब इतना प्यार था इनसे, क्योंकि मुझे लगता था कि हिंदुत्व को बचाएंगे, हिंदुस्तान को बचाएंगे, किसान को, जवान को, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे हैं मैडम जी, ओनली झूठ बोल रहे हैं। अब तो इनकी हद देखो मैडम यहाँ तक पहुँच गई है कि जो ये कहते थे कि इनके, आपको बताऊँ मैडम जी गुजरात से एक संत आते थे स्वामी धन सरस्वती, वो हमको कहते थे कि जाट तो देवता है। स्वामी धन सरस्वती टंकारा गुजरात में पड़ता है। वो कहते थे यहाँ के लोगों को कि जाट तो देवता है। और आज इनके संघ वाले और बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं कि जाट के पूर्वज तो पाकिस्तानी है। ये तो सदैव से ही पाकिस्तानी और मुसलमान है, और जो आज़ादी के बाद भारत में बच गए थे ये हिंदू जाट बन गए। ये कह रहे हैं कि सब इन जाटों के खिलाफ खड़े हो जाओ, इनके खिलाफ लड़ो। जय श्री राम। जय श्री राम हमसे अलग है मैडम। हिंदू धर्म को बचाने में क्या जाटों का, सिखों का, राजपूतों का योगदान नहीं है मैडम जी? अगर जाट इतने ही देशद्रोही है तो बॉर्डर पे जाट रेजिमेंट का काम क्या है? अगर सिख इतने देशद्रोही है तो सिख रेजिमेंट का बॉर्डर पे काम क्या है? इनके भरोसे बॉर्डर की रखवाली क्यों छोड़ रखी है फिर मोदी जी ने? गौरव ये बताइए कि ये जो इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है, आपने बताया आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आप देखते हैं कि रियाना ने ट्वीट किया और बाकी बहुत सारे लोगों ने भी किया, इसको यहाँ गाँव में लोग जानते हैं इस बात? जी हाँ, सब लोग जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब लोग एक्टिव है और सब लोग इस बारे में जानते हैं कि भाई हिंदुस्तान से बाहर भी लोग भारत के बारे में जान रहे हैं और हमारे प्रति सहानुभूति दर्ज करवा रहे हैं अपनी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि देश जिनको सुपरस्टार बना कंगना रनौत, वो किसानों को आतंकवादी कहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर किसान आतंकवादी है, दिल्ली के चारों तरफ इतने लाख आतंकवादी है कि दिल्ली फिर भी सुरक्षित है। कई लाख आतंकवादी दिल्ली फिर भी सुरक्षित है, कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको मालूम होगा कि ताज होटल में मुंबई में 2008 में चंद आतंकवादी थे और मुंबई इन्होंने दहला के रख दी थी, और कितने लोग मरे थे। 5-7 आतंकवादी मुंबई को हाईजैक कर सकते हैं और लाखों आतंकवादी है और दिल्ली सुरक्षित। आप समझो मैडम कि कितना बड़ा किसान का मामला है। सरकार ये कहती है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें बाहरी लोगों को नहीं बोलना। सुबह आ गए हमसे बात कर रहे थे बैठ के। मैं छपरोली से आया हूँ, अगर कोई यहाँ पे आप कहने लगे कि कोई बदतमीजी करने लगे, कोई